जय सिया राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अंजलि तिवारी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष द्वंद्व समास का टॉपिक लेकर। आइए समझते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है और द्वंद्व समास को हम सरलतम ढंग से कैसे पहचाने। क्योंकि बच्चों, रटना अलग का काम है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को रट लेते हैं तो वो कुछ क्षण के लिए आपके मन में रहेगा। हो सकता है आप परीक्षा में अच्छा नंबर पा जाएं रटने से, लेकिन अगर आपको वो चीजें अपनी अंतस में बैठाना है कि वो चीजें आप हमेशा याद रख पाए, तो आपको बहुत बेहतर ढंग से उस चीज को समझना होगा और जानना होगा और ऐसी पकड़ बनानी होगी उन शब्दों पे जिससे आप देखते ही ये समझ जाएं कि इस शब्द में द्वंद्व समास है या इस शब्द में ये समास है। तो इसके लिए आपको बेहतर ढंग से किसी भी टॉपिक को समझने, जानने और पढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए, द्वंद्व समास को समझाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास मैं आप लोगों से साझा करूंगी। आइए समझते हैं द्वंद्व समास की विषय में। टॉपिक है द्वंद्व समास। आइए डिस्कस करते हैं रोज का क्रम जो हमारा रहता है। सबसे पहले हम द्वंद्व समास के विषय में चर्चा करेंगे आपसे कि द्वंद्व समास पहले तो आप देखिए कि लिखा कैसे जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद्व लिखना है तो इस तरह से कर देंगे, ये धा बना देंगे, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग ये नीचे इस तरह से किस शब्द में रहता है? अगर आप वृद्धि लिखें तो यहाँ पे दा में धा रहता है, धा किस तरह से बना है आप भी देख पा रहे होंगे। या फिर हम पद्धति लिखें, पद्धति, या फिर हम और एक शब्द ले समृद्धि। तो देखिए इससे काफी भिन्न है ये। तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं लिखने में कि वा को धा समझ बैठते हैं और इस तरह की गलतियां कर देते हैं। यानी यहाँ पे वा लिखना होता है तो वो लिख देते हैं धा। तो सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक देखें कि द्वंद्व लिखा कैसे जाता है। एक प्रश्न की तो शुरुआत आपकी यहीं से हो जाती है कि आखिर द्वंद्व शब्द को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए दा में 2 बार वा रहेगा। बहुत सारे लोग इस तरह से लिखते हैं, केवल दा में नीचे वा लगा देंगे और दा लिख देंगे, ऊपर अनुस्वार का बिंदु लगा देंगे। तो ये भी गलत है। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं द्वंद्व तो ये भी गलत है। द्वंद्व शब्द है द्वंद्व। 2 बार वा का उच्चारण निकल रहा है, 2 बार हम उच्चरित कर रहे हैं वा को, तो 2 बार वा रहेगा। आप यहाँ पे ध्यान रखिए। या फिर हम द्वंद्व को अलग तरीके से लिखना चाहें तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि जो शब्द नीचे रहेगा उसको आप पूरा मानेंगे और जो ऊपर रहेगा वो होगा आधा। देखिए आप यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों दा आधा है कि वह आधा है, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि वह आपको आधा दिख रहा है इसलिए आप वह को बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक पहचान बता देती हूँ कि जो शब्द, देखिए जो शब्द नीचे रहेगा वो हमेशा का हमेशा पूरा होता है और जो ऊपर आपको पूरा दिख रहा है वो एक्चुअली वो आधा है। आइए समझते हैं इसको। जैसे द्वंद्व को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द्वंद्व। तो देखिए यहाँ पे दा आधा है व पूरा है, दा आधा है व पूरा है और वहां पे क्या है? अनुस्वार का बिंदु है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम द्वंद्व लिख सकते हैं। तो इससे क्या आप अनुमान लगाए बच्चों कि इसमें दा आधा है और वा पूरा। जब भी आपको इस तरह से कोई शब्द मिले, अगर नीचे आपको इस तरह से दिखे तो समझ लेना जो नीचे वाला अक्षर है वो पूरा है और ऊपर वाला अक्षर जो है वो आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे द्वंद्व समझ गए होंगे कैसे लिखा जाएगा। इस तरह से मिले या आपको इस तरह से मिले, दोनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट करने हैं। यानी दोनों सही है, इनमें से कोई भी मिल सकता है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में सही वर्तनी का चुनाव करें। अगर द्वंद्व को कई तरीके से लिखा गया है तो आप द्वंद्व चाहे इस तरह का मिलेगा आपको या इस तरह का मिलेगा, इन दोनों ऑप्शन में से अगर कोई मिला तो वही ऑप्शन आपका सही होगा।
तो द्वंद्व समझ गए होंगे आप कैसे लिखा जाता है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं द्वंद्व समास के विषय में कि आखिर द्वंद्व समास होता क्या है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा केवल ध्यान देने की आपको यहाँ पे आवश्यकता है। तो द्वंद्व का मतलब सबसे पहले हम जानेंगे। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा या युग्म, जोड़ा या युग्म। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा या युग्म। जोड़ा आप सभी जान रहे होंगे, जोड़ा और युग्म एक ही शब्द हैं, चाहे हम जोड़ा कहें या फिर युग्म कहें, बात एक ही है। जोड़े में दो या दो से ज्यादा भी संख्या हो सकती है, चाहे हम दो रखें या दो से अधिक भी रखें तो जोड़े में ये संख्याएं आ सकती हैं। मतलब वो दो भी हो सकती हैं और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो द्वंद्व का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है जोड़ा या युग्म। लेकिन द्वंद्व शब्द कभी कभी युद्ध, कुश्ती, झगड़ा इत्यादि अर्थों में द्वंद्व का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप द्वंद्व का मतलब झगड़ा भी होता है, इसे भी आप ध्यान रखिए। झगड़ा, युद्ध, कुश्ती, ठीक है, ये सारे शब्द भी आप याद रखिए। तो द्वंद्व का मतलब आप समझ गए होंगे। द्वंद्व का मतलब जोड़ा या युग्म, और द्वंद्व का कभी कभी अर्थ हम युद्ध, कुश्ती, झगड़ा इत्यादि के भी संदर्भ में हम कर लेते हैं। तो परिभाषा ये देखते हैं, परिभाषा से आगे का क्रम हमारा क्लियर हो जाएगा, ये अगर आपको परिभाषा पता हो गई तो देखिए, जिस समास में, परिभाषा क्या है, जिस समास में दोनों पद समास में प्रायः दो पद आपको देखने को मिलता है। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व मतलब पहले वाला, उत्तर मतलब बाद वाला। जो बात पहले कही गई है उसको हम पूर्व पद बोलेंगे, और जो बात बाद में है वो हम क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। जैसे हम ले ले भाई बहन, तो इसमें भाई क्या हो जाएगा, पहला शब्द है, आगे वाला है तो ये पूर्व पद कहलाएगा, और जो बहन है ये दूसरा पद है, यानी ये उत्तर पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है दोनों पदों की। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास आपने इससे पहले पढ़ा, उसमें क्या देखा आपने, उसमें आपने देखा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था, यानी जो आगे शब्द होता था अव्यय यानी उपसर्ग वही प्रधान होता था। लेकिन अब द्वंद्व समास में आपको दोनों पद प्रधान मिलेंगे। जैसे अगर माता पिता है, माता पिता, तो यहाँ पे दो शब्द है, यानी दो पद हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, यानी माता भी और पिता भी, यानी दोनों में से हम एक नहीं कर सकते हैं। अगर माता कह देंगे तो पिता वाला अर्थ अधूरा हो जाएगा, अगर हम पिता कह दे तो माता वाला, यानी दोनों का अपना अपना महत्व है। जैसे माता कहें कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं और पिता कहें कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो दोनों पदों का अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना महत्व रहता है। यानी अगर हम एक हटा दें तो नहीं हो पाएगा, दोनों का उतना ही महत्व है, जितना माता का है उतना ही पिता का है। तो जहां पे दोनों पद प्रधान हो, प्रधान मतलब मुखिया, प्रधान मतलब मुखिया, जैसे आपने ग्राम प्रधान सुना होगा, ठीक है, जो गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, सबसे बुद्धिमान होता है, वो क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, या आपने प्रधानाचार्य नाम सुना होगा, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। अब इसमें प्रधान का मतलब क्या होगा, मुख्य, आचार्य मतलब शिक्षक, शिक्षक का पर्यायवाची होता है आचार्य। ठीक है, तो प्रधान है जो अध्यापक या प्रधान है जो आचार्य,
तो यहाँ पे प्रधान का मतलब आपको पता चल गया होगा। प्रधान का मतलब मुखिया, सबसे मेन। तो जहां पे दोनों शब्द मेन हो, प्रमुख हो, एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, ये अपना अस्तित्व है, इसका अपना अस्तित्व है, ये नहीं कि ये इस पे आश्रित है, ये इस पे आश्रित है, ऐसा नहीं है। दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना महत्व है। तो जहां ऐसी सिचुएशन हो वहां द्वंद्व समास होता है। समझ गए होंगे कि जहां पर या जिस समास में दोनों पद, आगे वाला शब्द भी और पीछे वाला शब्द भी, दोनों प्रमुख हो, दोनों का अपना महत्व हो, तो क्या होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। और भी कुछ दिया गया है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है। लोप मतलब गायब कर दिया जाता है। जब हम समास करते हैं तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो हम समस्त पद बनाते हैं, समास के नियमों से जो हम शब्द बनाते हैं, उसमें जो विभक्तियां पहले लगी होती हैं, कारक चिन्ह जैसे ने हो गया, को हो गया, से के द्वारा हो गया, इन सारे कारक चिन्हों का हम लोप कर देते हैं, उसी को हटा के हम छोटा बना देते हैं, तो ये होता है समास। तो जहां पे समुच्चय बोधक अव्यय, इसी तरह हमारा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय की चर्चा मैंने अव्यय भाव समास में की थी। वहां पे मैंने बताया था आपको कि अव्यय क्या होता है। अव्यय यहाँ पे पुनः प्रसंग आया है तो हम चर्चा कर देते हैं आपसे कि अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें ना तो कारक का प्रभाव पड़ेगा, ना ही लिंग का, ना ही वचन का, किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। देखिए लिंग दोनों का मैंने बदल दिया, लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है वो नहीं बदला। यानी ऐसा नहीं हुआ कि राम है तो धीरा धीरा चलता है और सीता है तो धीरे धीरे चलती है, ऐसा नहीं हुआ। वो यथावत बना रहा, यथोचित जैसे उसमें प्रयोग किया गया था वैसे ही वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। अव्यय, ये अव्यय की विशेषता होती है। तो अव्यय जो होता है बच्चों, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। यहाँ पे हम इसको क्लीन कर देते हैं। अव्यय कितने प्रकार का होता है? तो अव्यय 4 प्रकार का होता है। अव्यय 4 प्रकार का होता है या 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे कौन से अव्यय की बात हो रही है बच्चों? तो वो हो रही है आपके समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या आता है? जैसे आपका और हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, तथा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब आपको एक आवश्यकता महसूस हुई होगी कि आखिर हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। ये तो आपने जान लिया कि द्वंद्व समास में जो होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है और दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों का महत्व उतना ही होता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय वो होता है जो दो शब्दों को जोड़े, या दो वाक्यों को, या दो वाक्यांशों को हम कहें, या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस अव्यय का प्रयोग करते हैं, वो आपका होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो दो शब्दों को जोड़ने वाला, या दो वाक्यों, वाक्यांशों या फिर उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो ही क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और समुच्चय बोधक अव्यय, यहाँ पे ध्यान देना है, किसी भी दशा में परिवर्तित होते ही नहीं है, उनमें परिवर्तन संभव ही नहीं है, अर्थात वो अपरिवर्तनीय है। तो समुच्चय बोधक अव्यय का लोप किस समास में हम देखते हैं? तो वो है द्वंद्व समास में। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हम पुनः उन्हीं अव्ययों को लगा देते हैं। इसको हम आगे समझेंगे, पहले परिभाषा हम क्लियर कर दें। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर?
अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे कुछ बिंदु मैंने द्वंद्व समास से जुड़े लिखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि उन्हीं से आप पकड़ बनाएंगे उदाहरणों पर। क्योंकि परिभाषा तो क्लियर है बच्चों, परिभाषा वही हर जगह रहेगी, कहीं पे थोड़ा आसान लैंग्वेज में रहेगा और कहीं से थोड़ा सा दुर्बोधता रहेगी, थोड़ा कठिनाई से समझ में आएगा। लेकिन जो परिभाषा है वो निश्चित है कि यही रहेगी। आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि यही होता है, लेकिन उदाहरण जो है वो अनंत है, असंख्य है। परीक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वही पूछे, कहीं से भी उदाहरण आपको परीक्षा में मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप विद्या क्वेश्चन बैंक या विद्या प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हो तो विद्या से ही प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है राजीव से पूछ ले, मास्टरमाइंड से पूछ ले। तो आपको ऐसी क्या पकड़ बनानी है कि आप देखें उदाहरणों को और तुरंत समझ जाएं कि यहाँ पे द्वंद्व समास है, आपको किसी भी तरीके का भ्रम ना हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बिंदु भी लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब द्वंद्व समास की परिभाषा तो आपने जान लिया कि दोनों पद प्रधान और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप, ठीक है। अब जब विग्रह करेंगे हम, इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा, तथा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। यानी कहने का मतलब है जब हम विग्रह करते हैं, समास तो जब हम छोटा कर देते हैं, समास का मतलब ही होता है संक्षेप में। जैसे कोई बड़ी सी चीज दी हो आपको और बोला जाए कि छोटा कर दो। जैसे परीक्षा में एक तरह का प्रश्न पूछा जाता है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न होते हैं कि जैसे आपको कोई अपठित गद्यांश दे देगा और पूछेगा कि इसको संक्षेप में करिए, या इसका संक्षेप में इसकी व्याख्या आप करिए, छोटे में लिखिए। तो करना क्या होता है वहां पे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि राजा का कुमार गंगा का जल घड़े में भरता है। अब मान लीजिए छोटा करना है आपको इसको, तो आप राजा का कुमार जहां लिखा है वहां पे क्या कर देते हैं, राजकुमार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, राजकुमार। तो हो गया ना इसका आकार छोटा। और गंगा का जल, अब हम इसे सिंपली गंगा जल भी तो बोल सकते हैं, गंगा जल। तो ये हो गया संक्षिप्तीकरण। आप समझ गए होंगे कि कैसे संक्षेप क्या है समास। कोई चीज बड़े में लिखा हो तो आपको छोटे में करना है, लेकिन एक शर्त है कि उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए कि आप छोटा कर दिया आपने तोड़ मरोड़ के उसको और वो अलग सा अर्थ दे रहा है। तो ये समास की प्रक्रिया आपने फॉलो नहीं की। समास की परिभाषा ही यही कहती है कि दोनों पदों को आप छोटा करें, लेकिन उनका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। उनको एक में तो आप मिला देंगे पर उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन होना नहीं चाहिए, वो ज्यों का त्यों अर्थ दे। जैसे वहां पे राजा का कुमार था, ठीक है, राजा मतलब राजा का, कुमार मतलब बेटा, राजा का बेटा। अब राजकुमार का भी तो वही मतलब होता है कि राजा का बेटा। अब गंगा जल है तो गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा का पानी। समझ गए होंगे आप ना। तो क्या करना है, जब आप विग्रह करेंगे द्वंद्व समास का तो आपको करना क्या है कि दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा, तथा शब्द आप लगाएंगे, ठीक है। और एक बिंदु है मैंने यहाँ पे लिया है, विग्रह तो जान ही रहे हैं, दोनों पदों को अलग अलग करना। जब वो संयुक्त रूप में लिखे हों, जोड़ के लिखे हों, तो आप उनको अलग अलग कर दें। पहला पद अलग कर दें, दूसरा पद अलग कर दें और बीच में जो विभक्तियों का लोप हो उसे भी लगा दें, ठीक है। तो जब आप विग्रह करेंगे तो दोनों पद यानी पहले शब्द और दूसरे शब्द के बीच में क्या लगाएंगे आप, और, या, अथवा, तथा। ये शब्द आपको देखने को मिलेगा और इसे आपको याद रखना है। ये और किसी उदाहरण तो और किसी समास में आपको नहीं देखने को मिलेगा, केवल द्वंद्व समास में आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
फिर अगला उदाहरण है, इसको मैंने स्टार से संबोधित करके लिखा है क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए मेन है। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। जो अधिकांश उदाहरण, आधे ज्यादा आप जो उदाहरण देखेंगे उनमें योजक चिन्ह लगा होगा। योजक चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, ये है छोटा सा माइनस की भांति, जैसे आप घटाव का चिन्ह लगाते हैं ठीक वैसे ही योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह और निर्देशक में थोड़ा सा अंतर बता देती हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। निर्देशक, ठीक है, और योजक। देखिए निर्देशक चिन्ह का जो मार्क होता है यानी चिन्ह होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है इस तरह से, और जो योजक चिन्ह होता है वो उसका साइज छोटा होता है। ठीक है, जब आप कोई निर्देश देते हैं, ठीक है, तो आप निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, और जब योजक चिन्ह आप जब कोई दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी जब आप दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो ये था योजक चिन्ह, समझ गए होंगे आप। यानी कहने का मतलब है ज्यादातर उदाहरणों में आपको योजक चिन्ह मिलेगा। अब ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आपने अगर दो शब्द लिखे हो, उनके बीच में ये वाला चिन्ह लगा हो, तो आप समझ लेंगे कि वहां पे द्वंद्व समास है। लेकिन मैंने यहाँ पे अधिकांश शब्द लिखा है, यानी कुछ उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें योजक चिन्ह लगा होगा, और कुछ उदाहरण आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा होगा पर वहां भी द्वंद्व समास होगा। तो यही चीज आपको ध्यान देना है बच्चों। अगर मेरा कहना आप माने तो आप जितनी भी किताबों में तरह तरह की किताबें पढ़ें, वो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हिंदी हो या आपकी कक्षा 10 की हो या 12 की हो या चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक हो, गाइड हो, आप सब में केवल उदाहरणों को पढ़े बेहतर ढंग से। क्योंकि जितना उदाहरण आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके परीक्षा में उसी में से आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक से तो प्रश्न दिया जाएगा। तो अगर आप विभिन्न प्रकार की किताबों का अध्ययन किए रहेंगे तो आपको पहचानने में सरलता होगी और आपके शब्दों पे पकड़ आपकी जबरदस्त होगी और आप बेहतर ढंग से द्वंद्व समास को पहचान भी पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना भी आपके किताब में उदाहरण दिए हो उनको सबको आप पढ़िए और एक बार अपनी नोटबुक में उतारिए, उनको लिखिए। ठीक है, तो इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह आपको लगा मिलेगा। तो इससे भी आपको एक अनुमान कर लेना है कि इन शब्दों में जो है वो द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास की पहचान में बताया गया है आपको ये कि योजक चिन्ह दो शब्दों यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द लिखा होगा और बीच में आपको योजक चिन्ह मिलेगा देखने को, लेकिन हर जगह नहीं। फिर रोज का क्रम समस्त पद समास विग्रह हम देखेंगे कि समस्त पद यानी जिसमें दोनों पद मिला होगा और जब हम अलग अलग करेंगे तो हम कैसे उनके बीच में और या अथवा तथा शब्द। आइए उदाहरण देखते हैं द्वंद्व समास का, कि उदाहरण जब कोई दिया रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि इनमें द्वंद्व समास है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ उदाहरण लेती हूँ आपके लिए। माता पिता, माता पिता, ठीक है, तो ये क्या है, समस्त पद है। ठीक है, यानी इसका आकार भी छोटा है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, तो देखिए इसका आकार क्या है, बड़ा है, और ये जो समस्त पद है यानी जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिला हुआ है ये है आपका, इसका आकार छोटा है। तो ये हो गया आपका समस्त पद। यानी जो परीक्षा में आपको शब्द दिया जाएगा कि आप इसमें समास करिए तो
वहां पे आपको देखना है कि कहीं दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह तो नहीं लगा है। अगर योजक चिन्ह लगा है तो उसका मतलब वो समस्त पद है और आपको उसका विग्रह करना है या फिर उसका समास का नाम बताना है, जैसा निर्देश दिया हो उसमें प्रश्न में कि आपको क्या करना है। तो अगर समस्त पद पहचानना है तो अगर बीच में योजक चिन्ह मिल रहा है आपको तो वो 100% समस्त पद है। और अगर आप ये योजक चिन्ह आपने देख लिया तो आप तुरंत अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा तो द्वंद्व समास में ही होता है योजक चिन्ह, क्योंकि अभी तक आपने 3 समास पढ़े, यानी 2 समास पढ़ चुके हैं, तीसरा आज के क्रम में आप पढ़ रहे हैं। पहला बेभाव समास, दूसरा आपने द्विगु पढ़ा और तीसरा नंबर का है द्वंद्व। लेकिन और दोनों समास में आपने योजक चिन्ह का नामो निशान नहीं देखा होगा। केवल योजक चिन्ह किसमें दिख रहा है, तो द्वंद्व समास में दिख रहा है। इसलिए आप एक अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो माता पिता यानी माता और पिता, यहाँ पे देखिए ये हो गया पहला पद, माता क्या हो गया पहला पद, पिता क्या हो गया दूसरा पद यानी उत्तर पद, ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद। अब दोनों की प्रधानता की अगर मैं बात करूं तो माता का अलग अपना अस्तित्व है, पिता का अपना अलग महत्व है। यानी दोनों शब्द इनका इनसे कोई मतलब नहीं है, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। इसका अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है। ठीक है, तो ये दोनों पद हो गए प्रधान। जैसे मैंने अव्ययीभाव समास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था यथाशक्ति, तो इसका आप विग्रह कैसे करते थे, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे अगर हम यथा हटा दें, देखिए यथा और शक्ति का जुड़ाव है तभी तो शक्ति के अनुसार हुआ, यथा मतलब के अनुसार, नहीं तो ये अधूरा नहीं रह जाता, तो इसलिए इसका इससे जुड़ाव है। लेकिन यहाँ पे जो माता पिता है ये दो स्वतंत्र शब्द हैं, यानी माता अलग है अपना और पिता अपना अलग है, और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ द्वंद्व समास है। और जब हम विग्रह करेंगे, मैंने बताया अलग अलग तोड़ेंगे तो और लगाएंगे बीच में, और या अथवा तथा इत्यादि शब्द लगा सकते हैं। लेकिन माता और पिता बोलते भी हैं, थोड़ा बोलने में भी सही लगना चाहिए, जैसे माता और पिता ज्यादा सही बैठ रहा है, क्योंकि माता पिता बोलते भी माता और पिता, माता तथा पिता करे तब भी कोई गलत नहीं रहेगा, लेकिन माता और पिता ये ज्यादा सही है। और हम एक उदाहरण लें, जैसे नमक मिर्च, नमक मिर्च, नमक मिर्च। अब देखिए ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद, बीच में योजक चिन्ह लगा है। अब नमक का अपना मतलब है, अपना महत्व है, और मिर्च का अपना महत्व है, दोनों का जुड़ाव है नहीं है। तो यानी दोनों का अपना अपना जब महत्व हो, दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण हो, अगर हम नमक हटा दें तो मिर्च शब्द नमक का अर्थ थोड़ी ना देने लगेगा। यानी अगर नमक और मिर्च दोनों का ही अपना अपना अस्तित्व है, दोनों का अपना अर्थ है, तो जहां इस तरह से आपको दिखे वहां द्वंद्व समास होगा। और इसका हम विग्रह करेंगे, नमक और मिर्च, नमक और मिर्च। अगर हम कहें भाई बहन, एक उदाहरण और लें, भाई बहन, द्वंद्व समास के आपने बहुत सारे उदाहरण पढ़े भी होंगे। भाई बहन, अब देखिए भाई का अपना महत्व है, बहन का अपना महत्व है, पूर्व पद भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, यानी भाई बहन दोनों प्रधान है। अब भाई हटा देंगे तो बहन भाई का अर्थ थोड़ी ना देगी, तो यानी भाई और बहन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है। और जब हम विग्रह करेंगे तो भाई और बहन लगा देंगे, भाई और बहन दोनों पदों के बीच में हम और लगा देंगे, भाई और बहन, ये हो गया इसका विग्रह। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले, देश विदेश, देश विदेश। अब इसका विग्रह हम कैसे कर सकते हैं, देश और विदेश, देश और विदेश, देश और विदेश। तो ये थे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण, जिनमें आपको दो पद मिला, पहला और दूसरा, लेकिन दो या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं।
आइए ऐसा भी उदाहरण देख लेते हैं। और कुछ एक उदाहरण ऐसे भी होंगे जिनमें आपको योजक चिन्ह नहीं मिलेगा। आइए उसको देख लेते हैं। जैसे इसको हम क्लीन कर देते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया धनुर्बाण, 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 धनुर्बाण। धन मतलब धनुष, बाण मतलब तीर, ठीक है, बाण। तो धनुर्बाण। अब देखिए यहाँ पे कहीं आपको योजक चिन्ह दिख रहा है? नहीं। फिर भी इस शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और इसका विग्रह हम करेंगे धनु और बाण, धनु और बाण, धनु और बाण। बच्चों समास में जो शब्द दिया गया है आपको उसी से मिलता जुलता आप विग्रह करें, उसका अलग सा उसमें अर्थ ना निकालें। जैसे पीतांबर आपको दिया है, उदाहरण के लिए अगर मैं बता दूं यहाँ पे पीतांबर जैसे आपको दिया है, पीतांबर, पीतांबर, तो आप पीला है जो अंबर इसका विग्रह करें या पीत है जो अंबर, ऐसे ही करें तब भी ज्यादा सही रहेगा। पीत है जो अंबर। अब यहाँ पे अगर इस तरह से आप करते हैं पीला है जो कपड़ा, पीला है जो कपड़ा, तो ये काफी साधारण सा प्रतीत हो रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो आप समास में जो शब्द आया है उसी से आप उसका विग्रह करें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे धनु और बाण लिखा है, ठीक है। और धनु का मतलब आप जान ही रहे हैं, धनु और बाण क्या है। फिर आइए अगला उदाहरण इसी क्रम में देखते हैं। हरिशंकर, हरिशंकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह कहीं पे लिखा है? नहीं लगा है। तो आप इसका विग्रह करेंगे हरि और शंकर, और यहाँ भी कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा, हरि और शंकर। अब जैसे हम यहाँ ले राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण। तो आप देख सकते हैं योजक चिन्ह नहीं लगा है, फिर भी इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अधिकांश उदाहरण में आपको योजक चिन्ह मिलेगा, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा कि सब उदाहरणों में आपको योजक चिन्ह मिलेगा। तो आपको ये भी बात ध्यान देनी है कि कहीं कहीं आपको योजक चिन्ह नहीं भी मिलेगा, फिर भी वहां द्वंद्व समास होगा। इसीलिए आप ढेर सारे उदाहरणों को पढ़ें। तो राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, इसका हम विग्रह करेंगे इस तरह। फिर और हम उदाहरण कुछ लेते हैं जिनमें एक से अधिक पद भी होंगे, दो से अधिक पद भी होंगे। जैसे हम यहाँ पे एक प्रचलित उदाहरण लेते हैं, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, आपने सुना होगा, हाथी घोड़ा पालकी। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग शब्द है और योजक चिन्ह के माध्यम से ये जुड़ा है, ठीक है, योजक चिन्ह के माध्यम से ये जुड़ा है। तो इसमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसका हम विग्रह करेंगे। जब इस तरह से दो तीन शब्द दिए हो और उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय से आपको जोड़ना हो तो आपको क्या करना है मैं बता दूं। आपको पहले हाथी लिखना है, उसके बाद आप कॉमा लगा दीजिए, फिर घोड़ा लिखना है, घोड़ा लिखिए, यहाँ भी कॉमा लगा दीजिए, और जो अंतिम शब्द आप लिखेंगे यानी पालकी, उसके पहले आप और लगा दीजिए, और यानी समुच्चय बोधक अव्यय, हाथी घोड़ा और पालकी। तो ये हो गया इसका विग्रह। अब आइए इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं। भोजन कपड़ा मकान, भोजन कपड़ा, सॉरी, भोजन कपड़ा और मकान। यहाँ पे देखिए भोजन का अपना अलग महत्व है, भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता है, फिर उसके बाद आपका कपड़ा आता है दूसरी आवश्यकता, फिर तीसरा मकान आता है। तो देखिए तीनों का अपना अपना महत्व है, ये नहीं कि भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कपड़ा नहीं महत्वपूर्ण है, या कपड़ा महत्वपूर्ण है रहने की जगह नहीं महत्वपूर्ण है। तो तीनों ही शब्द महत्वपूर्ण है अपने आप में।
तो इसका विग्रह हम करेंगे। भोजन पहले हम लिखेंगे, अगर कई सारे शब्द हैं और आपको उनको समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ना है तो आप सबको कॉमा कॉमा करते लिखते चले जाइए, और जो अंतिम शब्द बचे उसको आप और लगा के जोड़ दीजिए। जैसे भोजन लिखे, कॉमा लगाएंगे, कपड़ा लिखेंगे और मकान कर देंगे, और मकान, तो ये हो गया इसका विग्रह। अब और उदाहरण ले लेते हैं एक इसी तरह का। आन बान शान, आन बान शान। अब यहाँ पे तीनों शब्द का अपना अलग महत्व है, और दो से ज्यादा पद भी आपको मिल सकते हैं, इसीलिए दो या दो से अधिक पदों के मेल की क्रिया ही क्या है, समास है। ये एग्जैक्ट नहीं लिखा गया कि दो ही पद मिलेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कैसे आपको जोड़ना है। हाँ, आन बान शान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आन कामा बान और शान, और शान। तो इसका कुछ उदाहरण तो आप समझ गए होंगे भली भांति कि द्वंद्व समास आखिर है क्या, और आपको कैसे कैसे प्रश्न मिलेगा जो भ्रमित कर सकता है आपको, उन सारे बिंदुओं को मैंने इसमें चर्चा उसकी कर दी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और द्वंद्व समास के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे कि 3 प्रकार होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें। कल हम पुनः उपस्थित होंगे द्वंद्व समास के प्रकारों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया।